Hello students, myself Dr. Shreya Goyal and today we are going to learn about a very dreadful complication which can lead to death after pregnancy, that is PPH, postpartum hemorrhage, right? So the name itself is very clear. Postpartum means after delivery of the baby or after the delivery of placenta there is some hemorrhage, right, which is leading to some complication that is known as PPH, postpartum hemorrhage. So before going through this PDF थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं. तो जो भी सीवियर हैमरेज होता है डिलीवरी के बाद या प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद उसे क्या कहा जाता है? पीपीएच कहा जाता है. अब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है तब हम उसे हेमरेज बोलते हैं. अदरवाइज कुछ अमाउंट में ब्लड लॉस नॉर्मली भी होता है. तो नॉर्मल ब्लड लॉस अगर हम देखें ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल ब्लड लॉस जो होता है वो लेस देन 500 ml होता है. ठीक है, अगर लेस देन 500 ml है तो इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल ब्लड लॉस. इफ द ब्लड लॉस इन सी सेक्शन, सी सेक्शन के टाइम पे जो ब्लड लॉस हो रहा है इफ इट इज लेस देन 1000 ml, so it is also considered as normal blood loss. Caesarean hysterectomy, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी के टाइम पर अगर ब्लड लॉस हो रहा है which is less than 1.5 liters, so it is also considered as normal, right? अगर इससे अमाउंट ज़्यादा होता है, if during vaginal delivery the blood loss is more than 500 ml, then it is a condition of hemorrhage. Again, in cesarean section, if the amount of bleeding is more than 1000 ml, then it is considered as hemorrhage or postpartum hemorrhage. And if the blood loss in cesarean hysterectomy is more than 1.5 liters, so it is also considered as hemorrhage. ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको वेजाइनल डिलीवरी में लेस देन 500 ml, सी सेक्शन में लेस देन 1000 ml और सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी में लेस देन 1.5 लीटर, इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल ब्लड लॉस. नॉर्मल ब्लड लॉस, राइट? अब आगे चलते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे आता है. सबसे पहले, इफ द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी. ठीक है, तो अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ये WHO की डेफिनेशन है, इट इज़ नोन एज पोस्टपार्टम हैमरेज. इट मे बी यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस. नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल डेफिनेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आप सभी को याद होनी चाहिए, अगर एग्जाम में आता है, पीपीएच पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है या जेनाइटल ट्रैक्ट में कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी, डिलीवरी के बाद, राइट, अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम. ठीक है, प्यूपेरियम के एंड के बाद, एंड से पहले जो ब्लीडिंग होती है विच एडवर्सली अफेक्ट्स द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एविडेंस बाय राइज इन पल्स रेट एंड फॉलिंग बीपी इज कॉल्ड पीपीएच. ठीक है, तो एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम. ठीक है, प्यूपेरियम तक जो ब्लीडिंग हो रही है दैट इज पोस्टपार्टम हैमरेज. ठीक है, और ये जनरल कंडीशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, या तो पल्स रेट बढ़ाती है और साथ ही साथ बीपी को कम करती है. तो इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इफ देर इज ब्लड लॉस विच इज लेस देन 1 लीटर, देन इट इज नोन एज माइल्ड पीपीएच. इफ मोर देन 1 लीटर, मॉडरेट पीपीएच. एंड सीवियर इफ इट इज मोर देन 2 लीटर. और ये बात हो रही है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की. ठीक है, they are not talking about C-section, they are not talking about cesarean hysterectomy. This is for normal vaginal delivery, right? आगे चलते हैं. अब देखो एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग, तो ये नॉर्मल वाली चीज़ें बता दी. देखो वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml, सी सेक्शन में 1000 ml एंड सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी में लेस देन 1500 ml ब्लड लॉस होता है. ठीक है,
अगर वेजाइनल डिलीवरी में मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पीपीएच। इफ सी सेक्शन में मोर देन 1000 ml या 1 लीटर ब्लड लॉस हो रहा है देन इट इज अ कंडीशन ऑफ पीपीएच। तीसरी चीज, अगर हेमरेज जो होता है वो हीमोग्लोबिन को 1 ग्राम परसेंट से डिक्रीज कर रहा है, इफ hemorrhage decreases hemoglobin by 1 ग्राम परसेंट, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, इसे पीपीएच बोला जाता है। फॉलोइंग डिलीवरी इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी के बाद हो रहा है, पोस्टपार्टम है ना, अप टू प्यूपेरियम। अब आते हैं टाइप्स। तो दो तरीके का पीपीएच होता है पोस्टपार्टम हैमरेज, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, इफ द ब्लीडिंग इज हैपनिंग इज लेस देन 24 आवर्स, तो प्राइमरी हम क्या किसे कहेंगे, लेस देन 24 आवर्स। और सेकेंडरी हम किसे कहते हैं, आफ्टर 24 आवर्स बट विद इन 12 वीक्स। और ये 12 वीक्स का टाइम ही क्या होता है, प्यूपेरियम पीरियड होता है। ठीक है, तो आफ्टर 24 आवर्स बट विद इन 12 वीक्स ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी पीपीएच कहलाता है। तो देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हैमरेज अकर विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्राइमरी कहेंगे। इन द मेजोरिटी हैमरेज अकर विद इन 2 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी, और ज्यादातर केसेस में क्या हो जाता है कि डिलीवरी हुई उसके 2 घंटे के अंदर ही में हैमरेज शुरू हो गया। अब ये जो टाइप जो प्राइमरी देखा, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है थर्ड स्टेज हैमरेज, एक होता है ट्रू पीपीएच। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, ब्लीडिंग अकर्स बिफोर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, कि बच्चा तो बाहर आ गया। थर्ड स्टेज किसे कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो अभी हाफ थर्ड स्टेज ही हुई है कि बच्चा बाहर आ गया, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आई और थर्ड स्टेज में ही क्या होने लग गई, ब्लीडिंग होने लग गई, दैट इज थर्ड स्टेज हैमरेज। नेक्स्ट है ट्रू पीपीएच। तो ब्लीडिंग अकर सब्सिक्वेंट टू एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, कि एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा हुआ उसके बाद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी। तो हैमरेज अकर बियॉन्ड 24 आवर्स एंड विद इन प्यूपेरियम, ऑल्सो कॉल्ड डिलेड और लेट पीपीएच। ठीक है, तो विद इन 12 वीक्स बोल सकते हैं, विद इन प्यूपेरियम बोल सकते हैं। इसमें जो पीपीएच हो रहा है, पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी पीपीएच, राइट। अब टाइप्स ऑफ पीपीएच यहाँ पे भी अगेन एक डायग्राम के थ्रू बताया गया। तो प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच, प्राइमरी विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड सेकेंडरी आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी अप टू 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। ठीक है, इसको प्राइमरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थर्ड स्टेज एंड ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज में बिफोर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, ट्रू पीपीएच में ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, राइट। 12 वीक्स कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉजेज ऑफ पीपीएच। तो कॉजेज ऑफ पीपीएच में 4 टीज आते हैं। 4 टीज ये एक निमोनिक है, टी को 4 बार लिखो। तो 4 टी का क्या मतलब होता है कॉजेज ऑफ पीपीएच में, टोन, टिश्यू, थ्रोम्बस, ट्रॉमा। ठीक है, टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है किसका, पीपीएच का। टोन का मतलब है एटोनिसिटी, कि यूट्रस की टोन लॉस हो गई है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज होता है। फिर इसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आता है ट्रॉमा। फर्स्ट तो टोनिसिटी है, एटोनिसिटी, सेकेंड मोस्ट कॉज होता है ट्रॉमा। ठीक है, फिर आता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बस का मीन होता है यहाँ पे डिक्रीज्ड थ्रोम्बिन, डिक्रीज्ड थ्रोम्बिन मीन्स यानी मदर को क्या है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपीएच हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं टिश्यू। तो टिश्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई रिटेन्ड टिश्यू रह गया है जो कि ब्लीडिंग कॉज कर रहा है, रिटेन्ड टिश्यू, कि यूट्रस के अंदर फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा कोई बिट्स रह गए, मान लिया बिट्स ऑफ प्लेसेंटा ही रह जाते। कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे केस आता है सक्सेंशुरिएट प्लेसेंटा का, आपने प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज में पढ़ा है ना।
तो या फिर बाइलोब्ड प्लेसेंटा होता है कि एक पार्ट तो बाहर आ गया, हम सोचते हैं ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट बाहर नहीं आता है और वो ब्लीडिंग कॉज करता है जब तक वो बाहर नहीं आ पाता. So 4 main causes of PPH we have seen by 4T's. This was the mnemonic: tone, tissue, thrombus, trauma. Tone, it refers to atonicity, means the uterus is not able to contract properly, which is causing PPH. Tissue means retained tissue, retained bits of placenta can be there, or retain any kind of tissue can be there, which is causing bleeding. Thrombus means decreased thrombin, and which is also a cause of PPH. And again bleeding disorders can be there. Trauma, second most cause होता है PPH का trauma. ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे 4T's दिखा रखे हैं: टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन. ये हम देख चुके हैं. अब आते हैं एटोनिक यूट्रस. तो एटोनिक यूट्रस यहाँ पे अगेन कॉजेज बता रखे हैं: फेलियर ऑफ नेचुरल टैम्पोनेट, ग्रैंड मल्टीपेरा, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है. माल न्यूट्रिशन है, अगर ओवन डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हुआ है यूट्रस तो उसकी टोन लॉस्ट हो जाती है. प्रोलॉन्ग लेबर रहा, प्रेसिपिटेट लेबर रहा, याट्रोजेनिक कॉजेज की वजह से या मिसमैनेज थर्ड स्टेज की वजह से भी एटोनिक यूट्रस हो जाता है. रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, जो कि टिश्यू था कॉज, नीडिंग एंड फिडलिंग ऑफ यूट्रस, एंटीबाटम हैमरेज. ठीक है, इसकी वजह से कुछ प्लेसेंटा के बिट्स रह जाते हैं. क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन इशू की थ्रोम्बिन डिक्रीज हो गया, रप्चर और लेसरेशन इन जेनाइटल ऑर्गन और ट्रैक्ट. तो दीज वर द कॉजेज विच आर लीडिंग टू PPH. नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर एटोनिक PPH. तो एटोनिक PPH हमने देखा कि यूट्रस की जो टोन है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग की एबिलिटी लॉस हो जा रही है. सो व्हाई यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस बहुत ज़्यादा फैल गया जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. सो इट कैन अकर इन मेनी केसेस लाइक ट्विन प्रेगनेंसी, ओवर डिस्टेंशन होता है. पॉलीहाइड्रामिनोस के केस में ओवर डिस्टेंशन होता है. पॉलीहाइड्रामिनोस वर्ड मेरे हिसाब से आपको पता होंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया. पॉलीहाइड्रामिनोस मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा बन रहा है. ट्विन प्रेगनेंसी के केस में ओवर डिस्टेंशन होता है. मैक्रोसोमिया, बिग बेबी है, मैक्रोसोमिया. ठीक है, तो इन केसेस में ओवर डिस्टेंशन देखा जाता है यूट्रस का, एंड यूट्रस इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस ओवर डिस्टेंशन. नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग लेबर. प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस. तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब यूट्रस भी क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो मसल्स ही हैं. अब मसल बहुत देर तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर चल रहा है, तो उसकी वजह से मसल में क्या होगा, फटीग डेवलप होता है. क्या डेवलप होता है, फटीग, यानी मसल्स थक जाती हैं. ठीक है, एंड the muscles will get tired and cannot contract and are unable to contract, which is leading to atonic uterus and it can further cause PPH. ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरियोएमनियोनाइटिस, मीन्स कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PPH, मदर को पहले की हिस्ट्री रही हो PPH की, पोस्टपार्टम हैमरेज की. एंटीनेटल हैमरेज. ठीक है, एंटीनेटल हैमरेज में मेनली क्या आता है, एंटीनेटल नहीं होगा, एंटीपार्टम होगा, सॉरी, एंटीपार्टम हैमरेज. ठीक है, इसको सही कर लेना. एंटीपार्टम हैमरेज अगर है तो इसमें भी मेनली क्या आ सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एब्रप्शियो प्लेसेंटा. तो इसमें हम बात करेंगे एब्रप्शियो प्लेसेंटा. तो व्हाट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, when the placenta is separated in such a way that there is concealed hemorrhage, right? तो उसमें concealed hemorrhage देखा जाता था एब्रप्शियो प्लेसेंटा, जब मैंने APH आपको पढ़ाया था. तो इसमें क्या होता है, हेमरेज हो गया है बट वो कंसील्ड रहता है, छिपा हुआ रहता है, बाहर से हमें ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती है. सो कई बार क्या होता है कंसील्ड हेमरेज के केस में, दैट कंसील्ड हेमरेज गो और एंटर इनटू द मायोमेट्रियम. ठीक है, कई बार वो मायोमेट्रियम में एंटर कर जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू ब्रूज्ड यूट्रस, या फिर जिसे हम क्या कहते थे, कोवेलेर यूट्रस कहते हैं. इसकी इमेज यहाँ पे दिखा रखी है, देखो कंसील्ड हेमरेज हुआ यहाँ पे. अब ये क्या करता है, ये मायोमेट्रियम में तक इन्वेड कर जाता है. तो मायोमेट्रियम में इन्वेड करके ये पूरा ब्लूइश कलर का हो जाता है. ठीक है, ब्लड इन मायोमेट्रियम और यूटेराइन मस्कुलेचर यहाँ पे दिखा रखा है.
इट इज नोन एज कोवेलेयर यूट्रस। ठीक है, तो कोवेलेयर यूट्रस की वजह से भी क्या हो सकता है, एटोनिसिटी हो सकती है और या फिर प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है, जिससे आगे चल के पोस्टमार्टम हैमरेज होगा। नेक्स्ट आते हैं एडहेरेंट प्लेसेंटा। तो एडहेरेंट प्लेसेंटा नाम से ही पता चला एडहेर हो गई है प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है वो अंदर अंदर इन्वेड करती जाती है। कोरियोनिक विलाई, द कोरियोनिक विलाई एंटर्स इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड दे आर गोइंग इनटू द मायोमेट्रियम और समटाइम्स इट ऑल्सो इन्वेड टू द पेरीमेट्रियम ऑल्सो। ठीक है, तो एडहेरेंट प्लेसेंटा में क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन आती है प्लेसेंटा एक्रेटा, परक्रेटा और इनक्रेटा, अभी दिखाऊंगी मैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय enters in the wall of uterus and they goes into myometrium and perimetrium sometimes। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, नोन एज morbidly adherent placenta। ठीक है, अब इसकी वजह से भी क्या होगा, इतना मॉर्बिडली एडहेरेंट हो गई है प्लेसेंटा, जो कि अल्टीमेटली किसको कॉज करेगी, इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करेगी और जिसकी वजह से अगेन पीपीएच हो सकता है एटोनिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे देखो दिखा रखा है एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा। नॉर्मल में तो ये है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर इन्वेड करके गई कोरियोनिक विलाय, एक्रीटा करा, फिर मायोमेट्रियम में और इन्वेड कर दी इंक्रीटा, अभी ये देखो पेरीमेट्रियम तक इन्वेड कर दिया, इसको क्या बोला जाता है, परक्रीटा बोला जाता है। तो दिस इज morbidly adherent placenta which causes improper contraction of the uterus and which ultimately leads to atonicity and PPH। नेक्स्ट आते हैं यूटराइन फाइब्रॉइड्स। तो यूटराइन फाइब्रॉइड्स भी एक कॉज होते हैं किसका, पीपीएच का या फिर इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन या एटोनिसिटी का। इसके अलावा कुछ फीटल पैथोलॉजीज, सॉरी प्लेसेंटल पैथोलॉजीज, जैसे मैंने बताया था प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, बाइलोबेटा अगर है तो उसके चक्कर में भी क्या होता है, पोस्टमार्टम हैमरेज होता है। आगे चलते हैं। अब डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, फेल्ट पर एब्डोमेन, हमें एब्डोमेन को फील करके देखना है यूट्रस की स्टेट कैसी, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। इफ ट्रोमैटिक हैमरेज द यूट्रस इज फाउंड वेल कॉन्ट्रैक्टेड, अगर लेकिन ट्रोमैटिक हैमरेज है, हमने देखा था 40 में से एक कॉज था ट्रॉमा, तो अगर ट्रॉमा की वजह से हो रहा है यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड पाया जाता है। इफ एटोनिक हैमरेज, अगर एटोनिसिटी की वजह से हो रहा है तो यूट्रस कैसा मिलेगा, हमें फ्लैबी मिलेगा। ठीक है, और अगर उसकी मसाज की जाती है तो वो हार्डनिंग देखने के लिए मिलती है। अब आता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, टू एम्प्टी द यूट्रस, सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है कि कैसे यूट्रस को खाली किया जाए। ब्लड लॉस जो हुआ है उसको रिप्लेस करना होता है। सबसे पहले कोई भी ऐसा केस होता है हमें क्या मेंटेन करना है, ABC। A इज एयरवे, B इज ब्रीदिंग एंड C इज सर्क्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहले वाइटल्स मेंटेन करने हैं, उसके बाद जाके हमें किसी और स्टेप पे जाना है। ठीक है, टू इंश्योर इफेक्टिव होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, एनवायरनमेंट ठीक बना रहे। कैन्यूला, वाइड बोर कैन्यूला हमें यूज़ करना है जिससे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ना जाए फीमेल। और हमें क्या करना होता है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम क्या करते हैं, आईवी चढ़ाते हैं, नॉर्मल सेलाइन, RL विल ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कराना है, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शंस कराना है, तो हम ऑक्सीटोसिन चढ़ाएंगे एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट टू अरेंज ट्रांसफ्यूजन। टू कैथेटराइज द ब्लैडर, ब्लैडर को कैथेटराइज किया जाता है। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज हैमरेज, अगर थर्ड स्टेज में हैमरेज हो रहा है तो इसमें दो कंडीशन देखी जाती हैं, प्लेसेंटा सेपरेट है या प्लेसेंटा सेपरेट नहीं है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट है तो एक्सप्रेस द प्लेसेंटा आउट बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को बाहर निकाल देते हैं। अगर सेपरेटेड नहीं है तो मैनुअल रिमूवल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में इसका मैनुअल रिमूवल किया जाता है। ट्रॉमेटिक हैमरेज शुड बी टैकल्ड बाय सूचर्स, अगर ट्रॉमेटिक हैमरेज है तो उसको हम सूचर से ठीक। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच।
तो इसमें क्या करना है, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है। अगर वहाँ पे इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है, 2 लीटर नॉर्मल सलाइन हमें चढ़ा देना है। मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट को मेंटेन करके रखना है कि जितना हम चढ़ा रहे हैं या जितना यूरिन आउटपुट आ रहा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मेंटेन वाइटल्स को मेंटेन करके रखना है, ABC मेंटेन करना है। इफ़ यूट्रस इज फ्लैबी, यूट्रस फ्लैबी है तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एटोनिक यूट्रस से हो रही है, हमें पता है। अगर यूट्रस फर्म है तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, ट्रॉमेटिक ओरिजिन से हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं एटोनिक यूट्रस, तो मैनेज कैसे करना है इसको, हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, मेथर्जिन देते हैं 0.2 mg IV, ठीक है। पोलिस कैथेटर हम यूज करते हैं। पोलिस कैथेटर यूज किया जाता है एज अ टैम्पोनेड, ठीक है, टैम्पोनेड की तरह इसको यूज किया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। एग्जामिन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, अब जैसे प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हुआ, हमें प्लेसेंटा को एग्जामिन करना होता है कि पूरी पूरी प्लेसेंटा बाहर आई है, कहीं कोई बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अंदर तो नहीं रह गए, ठीक है। तो प्लेसेंटा को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन रिफ्रैक्टरी केसेस, दोबारा से अगर PPH हो रहा है तो हमें क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन 15 मिथाइल PGF2 का, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं, 250 माइक्रोग्राम IM इन डेल्टॉइड मसल दिया जाता है। मीजोप्रोस्टॉल यूज़ किया जाता है PGE1, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी इसमें यूज़ किया जाता है जिससे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखो यूटराइन टैम्पोनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूटराइन टैम्पोनेट क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, 5 मीटर लॉन्ग 8 सेंटीमीटर वाइड गॉश शुड बी सोक्ड इन एंटीसेप्टिक क्रीम बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द 24 आवर। तो सबसे पहले वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद बैलून टेम्पोनेट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बैलून कैथेटर या फोलीस कैथेटर लिया जाता है, उसमें हम क्या फिल करते हैं, उसमें नॉर्मल सेलाइन फिल करा जाता है और उसको यूट्रस के अंदर डाल के उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर एक जो उसकी वॉल्स हैं, वॉल्स को तक वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और जिसकी वजह से टैम्पोनेट की तरह एक्ट करता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यूटेराइन टैम्पोनेट, इसमें हम बलून कैथेटर या फोलीस कैथेटर या कॉन्डम कैथेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में हमें क्या करना है, बी लिंच सूचर लगाना है। यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ बी लिंच सूचर। इसमें कैसे कर रहे हैं, देखो स्टेप्स फॉलो करना। फर्स्ट हमने यहाँ से डाला थ्रेड, सेकंड हमने यहाँ से निकाला, फिर हम पीछे ले गए पोस्टीरियर साइड में, फिर हमने डाला, फिर फोर्थ स्टेप, फिर हमने निकाला यहाँ से, फिर हम आगे एंटीरियरली लाए और यहाँ पे हमने इसको आगे से टाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स होती हैं उनका अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल आपस में ही चिपक जाएंगी तो ब्लीडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो बी लिंच सूचर में अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स किया जाता है। इसके अलावा डिवेस्कुलराइजेशन सर्जरी करते हैं, यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरीज का लिगेशन करते हैं, एंजियोग्राफिक आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो हम किस पे जाते हैं, हिस्टेरेक्टमी पे जाते हैं या फिर लेप्रोटमी पे जाते हैं। कॉजेज, मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी PPH। तो सेकेंडरी PPH के कॉजेज क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग यूजुअली बिटवीन 8 to 14th डे ऑफ डिलीवरी। इसमें कॉजेज क्या हो सकते हैं, रिटेन ब्लिट्स हो सकते हैं, सर्वाइको वेजाइनल लेसरेशन, एंडोमेट्राइटिस, सब इन्वॉल्यूशन, ऑरियोनिक एपिथीलियोमा। मैनेजमेंट कैसे करना है, असेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एंड रिप्लेसेस। हमें क्या करना है, देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको रिप्लेस करना है। फाइंड आउट द कॉज एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स हमें लेने हैं। लेप्रोटमी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा PPH का मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें तो हम मैनेजमेंट को कैसे समझेंगे। तो अगर एटोनिक यूट्रस की कंडीशन है, we have to make the uterus to contract. So what we have to do for it, before giving any kind of medicine or any kind of drug, we have to maintain ABC first, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, अगर कुछ जैसे ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज है तो रिससिटेशन इफ नेसेसरी, रिससिटेशन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, स्टेप 1 में आता है, सबसे पहले हमें देनी है यूटेरोटोनिक ड्रग्स। यूटेरोटोनिक ड्रग्स जो क्या करेंगी, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएंगी, ठीक है। जिसमें क्या आता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आता है। और ये कितना देना है हमें, 30 to 40 इंटरनेशनल यूनिट IV इन्फ्यूजन करना है। अगर हाँ,
वहाँ पर उस समय ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे? तब हम मिथर्जिन यूज़ करते हैं, या इसे मिथाइल एर्गोमेट्राइन भी कहा जाता है, जिसकी इमेज भी दिखाई थी मैंने। तो मिथर्जिन इज़ यूज्ड। इसकी डोज कितनी रहती है? 0.2 mg IM यूज़ करना है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और इसको हर 2 से 4 घंटे में रिपीट किया जाता है। मैक्सिमम इसकी 5 डोजेस दी जा सकती हैं, ठीक है। और कई बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, जिसे कहते हैं सिंटोमेट्रिन, ठीक है। तो सिंटोमेट्रिन में क्या होता है? ये ही दो ड्रग्स होती हैं, ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन, ठीक है। इसमें क्या होता है? 5 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड 0.5 mg ऑफ मिथर्जिन, ठीक है। तो स्टेप 1 में तो हमने यूट्रोटोनिक ड्रग्स दिए, जिसमें कि क्या आता है? ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन आता है। अब अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, सिम्टोमेट्रिन भी दे दिया, तो हम क्या करते हैं? तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। स्टेप 2, इसमें क्या देंगे हम? स्टेप 2 नहीं, स्टेप 1 ही आएगा अभी ये फिलहाल, क्योंकि हम अभी ड्रग्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो PGE1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसे हम क्या कहते हैं? मीज़ोप्रोस्ट कहते हैं। मीज़ोप्रोस्ट यूज़ किया जाता है, और ये कितना यूज़ किया जाता है? 800 mcg, और इसे देते हैं सबलिंगुअली, जीभ के नीचे रखा जाता है, राइट। PGE1। नेक्स्ट आता है PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा ऑल्सो नोन एज कार्बाप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट, इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा हम दे सकते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड, ट्रेनेक्सामिक एसिड दिया जाता है 1 ग्राम IV स्लोली इन 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। तो ये दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर ये जो हमने ड्रग्स दी, इनके थ्रू भी क्या हो रहा है? मैनेज नहीं हो पा रहा है केस, तो हम क्या करते हैं? हम मैकेनिकल मैनेजमेंट पर जाते हैं। मैकेनिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट में क्या आता है? यूटेराइन पैकिंग आती है, यूटेराइन पैकिंग, स्टेराइल गॉज से इसकी पैकिंग कर दी जाती है। यूटेराइन मसाज आती है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ें, राइट। यूटेराइन मसाज आती है। और इससे भी, मैकेनिकल मैनेजमेंट से भी नहीं होता है, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल मैनेजमेंट में हम बलून कैथेटर, जो मैंने अभी दिखाया था, नॉर्मल सेलाइन भर के बलून कैथेटर यूज़ करते हैं, या फिर कॉन्डम कैथेटर यूज़ करते हैं, जिसमें कैथेटर के आगे कॉन्डम लगा होता है, फिर उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिकल मैनेजमेंट। अब मैकेनिकल मैनेजमेंट से भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम किस पे जाते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट पर, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है सूचर्स, ठीक है। सूचर्स में क्या आता है? एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल अप्रोक्सीमेट करके जो हम एडहेयर करते हैं, जो हम सूचर्स लगाते हैं, जिसमें क्या देखा था हमने? बी लिंच सूचर्स, ये बी लिंच सूचर यूज किया जाता है। इसके अलावा बाइलेटरल लिगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स का कर रहे हैं? विच आर सप्लाइंग द यूट्रस, जैसे कि यूटराइन आर्टरी, यूटराइन आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। या फिर जो आर्टरी इंटरनल सर्वाइकल ऑस को सप्लाई कर रही हैं, या इंटरनल एलियक आर्टरीज, तो ये ऐसे करके हम क्या करते हैं? लिगेशन करते हैं, सूचरिंग करते हैं। अब इसके थ्रू भी मैनेज नहीं हो रहा है सूचर करने के बाद या लिगेशन करने के बाद, तो क्योंकि ये एक ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, और इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, तो हम किस पे चले जाते हैं? लास्ट अगर किसी चीज़ से भी
फर्क नहीं पड़ रहा है, लास्ट वी गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, और ये हम कैसी कैसी कर सकते हैं, इट कैन बी सब टोटल और कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पीपीएच कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।